नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए ग्राम समाज एवं पर्यावरण के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चंस। चैप्टर 1, वायु प्रदूषण। तो प्राथमिक प्रदूषण क्या है? तो प्लास्टिक, CO2, CO, SO2 और धूल सीधे पर्यावरण में आते हैं। ये प्राथमिक प्रदूषण कहलाते हैं। ठीक है, जो सीधे प्रदूषण फैलाते हैं वो। फिर है द्वितीय प्रदूषण। तो ओजोन, स्मॉग, पैन, H2SO4 ये प्राथमिक से अभिक्रिया कर बनते हैं, तो ये द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धुएं का घनत्व किस स्केल में मापते हैं? तो रिंगलमैन स्केल से धुएं का घनत्व को मापा जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक के मुख्य घटक क्या है? तो है NO2 प्लस O3 प्लस पैन, जो कि सूर्य के प्रकाश में फैलता है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वायु प्रदूषण विशेषकर SO2 का प्राकृतिक सूचक क्या है? तो वह लाइकेन। फ्लाई ऐश का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, इससे फ्लाई ऐश निकलती है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का pH मान कितना होता है? तो होता है 4.2 से 4.4 के बीच में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टोन लेप्रोसी या स्टोन कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो होता है अम्लीय वर्षा एसिड रेन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2, प्रमुख गैस और प्रभाव। तो दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO को हम दम घोटू गैस कहते हैं। धान के खेत और जुगाली करने वाले पशुओं से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। कोयले की खदानों से निकलने वाली गैस कौन को क्या कहते हैं? तो कोयले की खदानों से मार्स गैस निकलती है, जिसे हम मीथेन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया का मुख्य कारण कौन सा प्रदूषक है? तो है बेंजीन। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव। ओजोन परत के क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी क्या है? तो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मथुरा रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी से ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तो है सल्फर डाई ऑक्साइड, जिसे हम SO2 भी कहते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन गैस होती हैं किसमें? सिगरेट के धुएं में। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। जल प्रदूषण और मापक। जलीय जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन क्या कहलाती है? तो घुलित ऑक्सीजन होती है, जिसे डिजॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, DO। जल प्रदूषण का स्तर किससे मापा जाता है? तो BOD से नापते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च होना क्या जल प्रदूषण का निशान होता है? ये BOD जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही प्रदूषित होगा पानी। ठीक है, मलमूत्र ई कॉली प्रदूषण मापने का परीक्षण क्या है? तो है MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। जल में घुले हुए खनिजों और लवणों की माप क्या कहलाती है? तो TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल जीवन के लिए पानी में O2 का न्यूनतम स्तर क्या है? तो वह 5 mg पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। जल में सुपोषण का कारण क्या है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता। सुपोषण के कारण जल में शैवाल का तेजी से बढ़ना क्या है? तो एल्गम ब्लूम। ठीक है, एल्गल ब्लूम। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में सर्वाधिक BOD कहाँ पाया जाता है? BOD तो कानपुर से प्रयागराज के बीच सबसे ज़्यादा BOD पाया जाता है। मतलब यहाँ कानपुर से प्रयागराज के बीच ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण है गंगा नदी में। जल प्रदूषण से होने वाले रोग। तो जल में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो होता है ब्लैक फुट रोग। इम्पोर्टेंट है, कई बार PYQ में पूछा गया है। जल में पारा मिलने से कौन सा रोग होता है? तो होता है मिनी माता रोग। फिर है कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम से होता है इटाई इटाई रोग। नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर है फ्लोराइड फ्लोराइड के प्रदूषण से तो होता है सिकलेट फ्लोरोसिस, जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं।
एस्बेस्टस के कणों से कौन सी बीमारी होती है? तो एस्बे एस्बेस्टोसिस, ठीक है, जो कि फेफड़ों का कैंसर होता है एक तरह का। प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं प्रदूषण के कारण। सीसा लेड प्रदूषण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मस्तिष्क विकास में बाधा आती है और एनीमिया रोग हो जाता है इसके कारण। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ध्वनि, मृदा और रेडियो एक्टिव प्रदूषण। WHO के अनुसार दिन और रात का आदर्श ध्वनि स्तर क्या है? तो दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल इसका आदर्श ध्वनि स्तर है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जो सड़क किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। ये जो WHO के अनुसार दिन और रात का आदर्श ध्वनि स्तर है वो है, चेंज कर लेना है, इसमें शायद गलत है। दिन में वो है 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल। चलिए आगे देखते हैं और कुछ। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि लंबे समय तक सुनने पर श्रवण क्षमता घटती है? तो वो होती है 85 डेसिबल। ध्वनि समुद्र समुद्री ध्वनि प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित जीव, तो वो होता है समुद्री व्हेल, ठीक है। रेडियो एक्टिव गामा किरणों का पौधों पर क्या प्रभाव है? तो उत्परिवर्तन, म्यूटेशन की दर बढ़ती जाती है रेडियो एक्टिव गामा किरणों के द्वारा। फुकुशिमा 2011 और चिर्नोबिल 1986 किस प्रकार की दुर्घटनाओं के प्रकार है? तो ये रेडियो एक्टिव परमाणु दुर्घटनाओं के प्रकार हैं एक तरह से। माइक्रोबीड्स क्या है? तो 5 mm से छोटे खतरनाक प्लास्टिक के कण को हम माइक्रोबीड्स कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषण को कम करने की तकनीक क्या है? तो बायो रेमेडिएशन, ठीक है। तो बायो रेमेडिएशन से क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषण को कम करने की टेक्निक है एक तरह की। तो आगे देखते हैं पर्यावरण सम्मेलन और रिपोर्ट्स। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 कब प्रभावी हुआ? तो 16 फरवरी 2005 से प्रभावी हुआ था। पंचामृत की घोषणा पीएम मोदी ने किस सम्मेलन में की? तो COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ है 2021 में। तो पंचामृत की घोषणा इसी में की थी। भारत ने 2070 तक नेट जीरो शुद्ध कार्बन उत्सर्जन शून्य का लक्ष्य रखा है कितने में? COP26 में, सम्मेलन में, ठीक है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस की बात करें तो 22 अप्रैल को, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या? पृथ्वी दिवस। और उसके बाद है फिर 22 मई। तो 22 मई को क्या है? ये जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस। तो इसमें 22 है, मार्च, अप्रैल और मई, इस तरह से याद रख लेना। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया कौन है? तो है राजेंद्र सिंह। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 में किसे शामिल नहीं किया गया? तो बैटरी और रेडियो सक्रिय अपशिष्टों को ई कचरे में शामिल नहीं किया गया। हवा में तैरते विश्वसनीय सूक्ष्म कणों एरोसोल्स का आकार कितना होता है? तो होता है 2.5 माइक्रोन या उससे कम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की भूमि मापन इकाई है। तो एक पक्का बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? तो 20 बिस्वा होती हैं। एक बिस्वा में कितनी विश्वासी होती हैं? तो 20 विश्वांसी या कंचवासी भी कहते हैं ना। 20 विश्वासी या कंचवासी होती है एक बिस्वा में। भूमि मापन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वह उनवासी, ठीक है। एक पक्का बीघा वर्ग फुट में कितना होता है? तो 27,225 वर्ग फुट होता है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पक्का बीघा वर्ग गज में कितना होता है? तो 3,025 वर्ग गज होते हैं इसमें। एक पक्के बीघे में कितने कच्चे बीघे होते हैं? तो 3 कच्चे बीघे होते हैं एक पक्के बीघे में। एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। फिर एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक एक एकड़ में 4,047 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मापन इकाइयाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में यूज की जाती हैं भूमि मापन में। चलिए आगे देखते हैं। जरीब और अन्य मापक एक हेक्टेयर में कितने बीघा होते हैं?
तो लगभग 3.95 बीघा एक हेक्टेयर में होते हैं। एक एकड़ में कितने बीघा होते हैं? तो लगभग 1.6 बीघा एक एकड़ में होते हैं। फिर है शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट। शाहजहानी जरीब में कुल कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो 100 कड़ियाँ होती हैं शाहजहानी जरीब में। और शाहजहानी जरीब में गज में कितनी होती है? गज में 55 गज होता है। गठरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 132 फीट होती है। फिर एक लट्ठा या गट्ठा की लंबाई फीट में कितनी होती है? तो 8.25 फीट होती है एक लट्ठा या गट्ठा में। और एक लट्ठा इंच में कितना होता है? तो 99 इंच होता है एक लट्ठा या गट्ठा में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे। चलिए आगे देखते हैं। राजस्व अधिनियम और संहिता। यूपी की जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब आया? तो 1950 में, 1950 में आया और लागू हुआ था 1952 में। जमींदारी अधिनियम को कानूनी चुनौतियों से बचाने हेतु किस अनुसूची में रखा गया? तो इसे 9वीं अनुसूची में रखा गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब लाई गई? तो 2006 में लाई गई, जो कि लागू हुई थी 2016 में, 10 साल बाद। राजस्व न्यायालयों का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? तो राजस्व परिषद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व न्यायालय का सर्वोच्च स्तर है। राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्य कौन होता प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? लखनऊ में है। राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में। वह गाटा संख्या जो भौतिक रूप से विभाजित है पर नक्शे में नहीं है, तो उसे कहते हैं मीजूमिला नंबर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। स्वामित्व योजना के तहत आबादी का सर्वेक्षण कर क्या जारी किया जाता है? तो घरौनी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। खसरा, खतौनी और चकबंदी। तो यूपी जोत चकबंदी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1953 में यूपी जोत चकबंदी अधिनियम पारित किया है। राज्य में पहली चकबंदी 1954 में कहाँ से शुरू की गई? तो एक कैराना जो मुजफ्फरनगर में, वह मुसाफिर खाना जो सुल्तानपुर में, यहाँ से प्रारंभ की गई थी। चकबंदी प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी कौन होता है? तो होते हैं बंदोबस्त अधिकारी। फिर खसरा में सामान्यतः कितने कॉलम होते हैं? 21 या 22 कॉलम होते हैं खसरा में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खतौनी में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो 13 कॉलम होते हैं। हर साल में रिन्यू करानी पड़ती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेखपाल एक वर्ष में कितनी बार खेत की पड़ताल करता है? तो एक बार में 3 बार करता है एक साल में, खरीफ के समय, रबी के समय और जायद के समय। संपूर्ण समाधान दिवस या तहसील दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो महीने के प्रथम और तृतीय शनिवार को आयोजित किया जाता है। दाखिल खारिज मुख्य रूप से किस रजिस्टर में होता है? तो ये होता है खतौनी रजिस्टर में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो है 243 बी में। ठीक है, जबकि ग्राम सभा किस में है? वो 243 ए में है, ग्राम सभा। ग्राम सभा की प्रथम वर्ष में कम से कम कितनी बैठक अनिवार्य है? तो 2 बैठक, खरीफ और रबी की फसल के बाद। ठीक है, 1000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य हो सकते हैं। और 3000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत में सदस्य होते हैं तो 15 सदस्य हो सकते हैं 3000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो होते हैं ग्राम प्रधान। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूमि प्रबंधक समिति का सचिव कौन होता है? तो लेखपाल होते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो होता है 1/3 या 33%। फिर अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? तो 15 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। समाज शास्त्र और राष्ट्रीय योजनाएं। तो जजमानी प्रथा, सेवाओं का वंशानुगत आदान प्रदान का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था विलियम वाइजर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? तो ये दी थी M.A. श्रीनिवास ने। वह गांव जहाँ बीच में घर और चारों ओर खेत हो क्या कहलाता है? तो न्यूक्लिएटेड विलेज कहलाता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत कब शुरू हुई? तो 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई थी। आयुष्मान भारत में प्रति परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवर कितना होता है? तो 5 लाख रुपए होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जननी सुरक्षा योजना 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संस्थागत प्रसव बढ़ाना और शिशु मृत्यु दर घटाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो 12 बीमारियों के खिलाफ पूर्ण टीकाकरण का अभियान कौन सा है? तो है मिशन इंद्रधनुष, जो कि 2014 में चलाया गया था। तो देख लेंगे अगला क्वेश्चन, प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल जल जीवन मिशन का वर्ष लक्ष्य क्या है? तो वह 2024। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश विशिष्ट योजना है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब कुल कितनी धनराशि दी जाती है? तो 25,000 रुपये धनराशि दी जाती है, और ये 6 चरणों में दी जाती है। ठीक है, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर और उसके ग्रेजुएशन तक दी जाती है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय 1 लाख से अधिक करने की योजना, तो वह लखपति दीदी योजना। अगला क्वेश्चन, बीसी सखी योजना का संबंध किससे है? तो ग्रामीण बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस से इसका संबंध है। और सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किस अभियान के तहत किया जाता है? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। तो बधाई हो आपको, आपने 100 महत्वपूर्ण कोर्सों का रिवीजन कर लिया है। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो यूपी मेंटर के साथ जुड़े रहिए अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट